जय हिंद साथियों। रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 27, 27 के बाद में दिया गया है 13, 13 के बाद में दिया गया है 54, 54 के बाद में दिया गया है 18, 18 के बाद में दिया गया है 108, 108 के बाद में दिया गया है 23 और 23 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है वो देखिए। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस भी सीरीज के अंदर आपको संख्या पहले बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी फिर छोटी, इस टाइप से आपको जो भी सीरीज दिया जाए उस सीरीज को आपको हमेशा सोल्व करना है एक संख्या को छोड़कर एक संख्या वाले लॉजिक के आधार पर है। अब कैसे सोल्व किया गया है तो वो देखिए, यहां पर ध्यान से देखिए। इस सीरीज में संख्या पहले बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी फिर छोटी इस प्रकार से दी है। तो इस सीरीज को हम क्या करेंगे, एक संख्या को छोड़कर एक संख्या वाले लॉजिक के आधार पर सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले 27, 27 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे दिया गया है 54। तो 27 से 54 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 27 का क्या कर दें, दोगुना कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 27 दुआ के 54। फिर इसी प्रकार से 27 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे कितना बन रहा है, 108 है। तो 54 से 108 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 54 का क्या कर दें, दोगुना कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 54 दूना के 108। अब इसी प्रकार 108 से अगली संख्या देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 108 से एक संख्या छोड़कर आगे चले तो क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इस प्रश्नवाचक चिन्ह की वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो देखिए 27 से 54 बनाने के लिए क्या किया गया है, 27 का 2 गुना। फिर 54 से 108 बनाने के लिए 54 का क्या किया गया है, 2 गुना। फिर इसी प्रकार से 108 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 108 का कर देंगे 2 गुना। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 108 का हम 2 गुना करेंगे तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 108 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 216। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 216। अब हमें देखना है कि संख्या 216 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 216 में दी गई है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और इसी के साथ में देखिए, मान लीजिए कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या 216 आ गई और इससे भी अगली संख्या पूछते तो आप क्या करते, जो सीरीज छूट गया इसको सोल्व करना था। एक बार मैं आपको समझा देता हूं ताकि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिखे तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लें। अब यहां पर देखिए सीरीज क्या छूट गया, देखिए यहां पर दिया गया है 13, 13 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे कितना बन रहा है, 18। तो 13 से 18 कैसे बनेगा, तो यहां पर ध्यान से देखिए यदि हम 13 के अंदर क्या कर दें, +5 कर दें तो 13 और 5 मिलकर बन जाएगा 18। फिर इसी प्रकार से 18 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे कितना है, 23 है। 18 से 23 कैसे बनेगा, तो यहां पर भी देखिए यदि हम 18 में क्या कर दें, +5 कर दें तो 18 और 5 मिलकर बन जाएगा 23 है। अब इसी प्रकार से 23 से अगली संख्या निकालने के लिए एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे, यानी कि 216 से अगली संख्या में निकालनी है। तो 23 से अगली संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहां पर देखिए 18 यानी कि 13 से 18 बनाने के लिए क्या किया है, +5। उसके बाद में 18 से 23 बनाने के लिए क्या किया है, +5। अब इसी प्रकार से 23 से अगली संख्या निकालने के लिए हम 23 का भी क्या कर देंगे, यानी कि 23 में +5 कर देंगे। तो 23 के अंदर +5 करेंगे तो 23 और 5 मिलकर बन जाएगा 28। यानी कि इस प्रकार से आप अगली संख्या भी निकाल सकते हैं। जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिखेगा तो आप आसानी से फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान ज्ञात कीजिए।
यानी कि ये दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प के लेटर और संख्या इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर भरे जाएंगे। और मेरे पास ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर इसी टाइप के लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे और वो भी हर एक शिफ्ट के अंदर है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 3 से 4 सेकंड के अंदर फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको मिक्स सीरीज दिया जाए यानी कि सीरीज के अंदर आपको लेटर भी दिया जाए और संख्या भी दी जाए, तो इस टाइप के सीरीज को आपको कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले तो आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग, ताकि आप सीरीज को आसानी से सोल्व कर पाएं। तो यहां पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले सीरीज के अंदर हम क्या करेंगे, जितने भी लेटर दिए गए हैं उन सभी का करेंगे नंबरिंग। सबसे पहले दिया गया है एफ आता है कितने नंबर पर, 6 नंबर पर। एफ के बाद में क्या दिया गया है, जी आता है कितने नंबर पर, 7 नंबर पर है। उसके बाद में आगे देखिए, आगे दिया गया है जे आता है कितने नंबर पर, 10 नंबर पर है। जे के बाद में दिया गया है के आता है कितने नंबर पर, 11 नंबर पर है। इसी प्रकार से आगे दिया गया है एन आता है कितने नंबर पर, 14 नंबर पर है। एन के बाद में आगे दिया गया है ओ आता है कितने नंबर पर, 15 नंबर पर है। इसी प्रकार से आगे दिया गया है आर आता है 18 नंबर पर है। आर के जस्ट आगे दिया गया है एस आता है 19 नंबर पर। अब इसको सोल्व करेंगे कैसे, वो देखिए। सबसे पहले आपको लेटर छोड़ना है, अब जो नंबरिंग किया है उनको देखिए। यहां पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले है 6 से कितना बन रहा है, 10। 6 से 10 कैसे बनेगा, तो 6 के अंदर +4 कर देंगे तो 6 और 4 मिलकर बन जाएगा 10 से। फिर देखिए 10 से कितना बन रहा है, 14। 10 से 14 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 10 में क्या कर दें, +4 कर दें तो 10 और 4 मिलकर बन जाएगा 14। फिर देखिए 14 से कितना बन रहा है, 18। 14 से 18 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए 14 में +4 कर देंगे तो 14 और 4 मिलकर बन जाएगा 18। अब इसी प्रकार से 18 से अगली संख्या ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर सभी में +4 हुआ है तो 18 में भी क्या कर देंगे, +4 कर देंगे तो 18 और 4 मिलकर बन जाएगा 22। ठीक है, यानी कि 22 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो आप सभी को पता है कि 22 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है वी। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए संख्या दी गई है तो उसको देखिए। सबसे पहले है 4 से कितना बन रहा है, 8। 4 से 8 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 4 में क्या कर दें, +4 कर दें तो 4 और 4 मिलकर बन जाएगा 8। फिर देखिए 8 से कितना बन रहा है, 12। 8 से 12 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए 8 में +4 करेंगे तो बन जाएगा 12। फिर देखिए 12 से कितना बन रहा है, 16। 12 से 16 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 12 में क्या कर दें, +4 कर दें तो 12 और 4 मिलकर बन जाएगा 16। फिर देखिए 16 से अगली संख्या ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर सभी में +4 हुआ है तो 16 में भी क्या कर देंगे, +4 कर देंगे तो 16 और 4 मिलकर बन जाएगा 20, तो यहां पर लिखेंगे 20। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगले लेटर वाली सीरीज को देखेंगे, तो यहां पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर है जी, यानी कि 7 नंबर है। 7 से आगे चलेंगे तो कितना है, 11। 7 से 11 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए 7 में +4 करेंगे तो 7 और 4 मिलकर बन जाएगा 11। फिर देखिए 11 से आगे बन रहा है 15। 11 से 15 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए 11 में +4 करेंगे तो बन जाएगा 15। फिर देखिए 15 से कितना बन रहा है, 19। 15 से 19 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए 15 में +4 कर देंगे तो 15 और 4 मिलकर बन जाएगा 19। अब इसी प्रकार से 19 से अगली संख्या ज्ञात करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सभी में +4 हुआ है तो 19 में भी क्या कर देंगे, +4 कर देंगे तो 19 और 4 मिलकर बन जाएगा कितना, 23। अब हमें देखना है कि 23 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो मेरे भाई आप सभी को पता है कि 23 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है डब्ल्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे डब्ल्यू, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वी 20 डब्ल्यू ये सभी भरे जाएंगे। तो हमें देखना है कि ये सभी किसी ऑप्शन में दिए गए हैं, तो हाँ सर वी 20 डब्ल्यू ये सभी हमें दिए गए हैं ऑप्शन बी के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए आपके एग्जाम के कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं, तो यदि आप बचे हुए समय के अंदर अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं, तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 73, यहाँ पर ध्यान से देखिए व्हाट्सएप नंबर है 73748268
93। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है उस बचे हुए समय के अंदर यदि आप एक बार इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को सरसरी निगाहों से देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ में बोल रहा हूं, आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित श्रृंखला में क्रमिक रूप को पूर्ण करें। यानी कि ये तीसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प के लेटर इस सीरीज में भरे जाएंगे। तो इस टाइप के सीरीज को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप के यानी कि खाली स्थान वाले सीरीज आपको दिखाई दें तो उस सीरीज को आपको कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सीरीज आपके सामने दी गई है उस सीरीज के अंदर आपको क्या करना है, टोटल लेटर काउंट करना है खाली स्थान सहित। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि इस सीरीज के अंदर लेटर और खाली स्थान दोनों को मिलाकर टोटल कितने हैं, 16 हैं। अभी 16 का हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे यानी कि जोड़े बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 4 4 के जोड़े बनाएं तो कितने बन जाएंगे, 4, यानी कि 4 4 लेटर के जोड़े बनाएंगे तो 4 लेटर यानी कि 4 4 लेटर के जोड़े बनाएंगे तो 4 बन जाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे वो देखिए। सबसे पहला जोड़ा बन जाएगा यहाँ तक, यानी कि पहले में कितने आ गए, 4। उसके बाद में देखिए दूसरे में यहाँ से यहाँ तक कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 4। उसके बाद में देखिए यहाँ से यहाँ तक हो जाएंगे 4 और लास्ट में हो जाएंगे 4। अब सोल्व करेंगे कैसे वो समझिए। सबसे पहले मेरे भाई ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए डी के जस्ट आगे क्या दिया गया है, आई। उसी प्रकार से लास्ट में देखिए डी से जस्ट पहले क्या दिया गया है, आई। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके अंदर हम क्या भरेंगे, डी से पहले भरेंगे आई। ठीक है, इसी प्रकार से अब देखिए डी के जस्ट बाद में क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई डी के जस्ट बाद में भरा गया है आर। तो यहाँ पर भी देखिए डी के जस्ट बाद में हम क्या भरेंगे, आर। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी डी के जस्ट बाद में क्या भरेंगे, आर। अब इसी प्रकार से देखिए आगे देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए आर से जस्ट पहले क्या है, डी। यहाँ पर देखिए आर से जस्ट पहले क्या है, डी। यहाँ पर भी देखिए आर से पहले क्या है, डी। तो यहाँ पर भी आर से जस्ट पहले क्या भरेंगे, यहाँ पर भी भरेंगे डी। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर एक खाली स्थान बच गया तो यहाँ पर क्या आएगा वो देखिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए है, उसके बाद में यहाँ पर बी है, यहाँ पर खाली स्थान है, उसके बाद में डी है। यानी कि यहाँ पर अल्फाबेट लेटर कंटिन्यू चल रहे हैं, ए उसके बाद में बी, फिर यहाँ पर आ जाएगा सी और उसके बाद में डी। तो यहाँ पर आर के जस्ट बाद में यहाँ पर भर देंगे सी। अब हमने कौन कौन से लेटर भरे हैं वो यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ पर पहले भरा आर, उसके बाद में हमने क्या भरा, आई। उसके बाद में क्या भरा हमने, डी। उसके बाद में हमने क्या भरा, सी। और उसके बाद में हमने क्या भरा, आर। अब हमें देखना है आर आई डी सी आर, ये सभी अल्फाबेट लेटर में किसी ऑप्शन में दिए गए हैं। तो हाँ सर, आर आई डी सी आर ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं, ऑप्शन सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित वर्गों का सही वेन आरेख ज्ञात कीजिए। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि मानव, पुरुष और महिला इन तीनों शब्दों के लिए 100% सही वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए मैंने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न आपको पहले भी समझाए हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जिन भी शब्दों से वेन डायग्राम तैयार करना है उन शब्दों के बीच में देखना है रिलेशन। जैसे हमारे सामने 3 शब्द हैं, मानव, पुरुष और महिला। तो इन तीनों शब्दों के बीच में हमें देखेंगे रिलेशन की इन तीनों शब्दों के बीच में आपस में क्या रिलेशन है। तो ध्यान से देखिए,
सबसे पहले हम रिलेशन देखेंगे मानव और पुरुष के बीच में। क्या मानव और पुरुष के बीच में कोई रिलेशन है? तो हाँ सर, मानव और पुरुष के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो जितने भी पुरुष होते हैं वो सभी क्या होते हैं? मानव होते हैं। इसी प्रकार से अब हम रिलेशन देखेंगे पुरुष और महिला के बीच में। क्या पुरुष और महिला के बीच में कोई रिलेशन है? तो नहीं सर, यहाँ पर पुरुष और महिला के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी कि पुरुष अलग होते हैं, महिला अलग होती है। इसी प्रकार से अब हम रिलेशन देखेंगे मानव और महिला के बीच में। क्या मानव और महिला के बीच में कोई रिलेशन है? तो हाँ सर, मानव और महिला के बीच में भी रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो जितनी भी महिलाएं होती हैं वो भी किसकी श्रेणी में आती हैं? मानव की श्रेणी में आती हैं। अब इतना हमें पता चल गया। वेन डायग्राम तैयार करेंगे कैसे वो समझिए। यहाँ पर सबसे पहले पहला शब्द है मानव और यही क्या है? कॉमन है। तो यहाँ पर हम पहला आरेख बनाएंगे किसके लिए? मानव शब्द के लिए। उसके बाद में क्या है? पुरुष हैं। तो मेरे भाई जितने भी पुरुष होंगे वो किसकी श्रेणी में आएंगे? मानव की श्रेणी में। तो पुरुष का आरेख बन जाएगा किसके आरेख के अंदर? मानव के आरेख के अंदर। फिर इसी प्रकार से क्या बच गया? महिला। तो मेरे भाई जितनी भी महिलाएं हैं वो भी किसकी श्रेणी में आती है? मानव की श्रेणी में आती हैं। तो मानव के आरेख के अंदर तीसरा आरेख आ जाएगा किसके लिए? महिलाओं के लिए या महिला के लिए। और देखिए पुरुष और महिला दोनों क्या है? अलग अलग हैं। तो यहाँ पर आपका मानव, पुरुष और महिला तीनों शब्दों के लिए 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार से। अब आपको ध्यान से देखना है किस प्रकार का वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो हाँ सर, इस प्रकार का वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 9 का संबंध है 729 के साथ में और 8 का संबंध है 512 के साथ में, उसी प्रकार से 7 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पता करेंगे कि 9 से यहाँ पर 729 कैसे बना है। तो 9 से 729 बनाने के लिए क्या किया गया है? यहाँ पर किया गया है 9 का क्यूब। 9 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 729 है। और ध्यान से देखिए 729 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? यहाँ पर पता करेंगे कि 8 से यहाँ पर 512 इसी प्रकार से बना है क्या। तो यहाँ पर भी ध्यान से देखिए, यदि हम 8 का क्या कर दें? क्यूब कर दें, तो 8 का क्यूब कितना होता है? तो मेरे भाई 8 का क्यूब होता है 512। और ध्यान से देखिए 512 भी यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि 7 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो 7 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? जिस प्रकार से सभी का क्यूब किया गया है उसी प्रकार से 7 का भी क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। 7 का क्यूब कितना होता है? तो आप सभी को पता है 7 का क्यूब होता है 343 है। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 343 है। अब हमें देखना है कि संख्या 343 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो हाँ सर, संख्या 343 हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन को, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन को, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी को और ऑप्शन डी है लॉर्ड माउंटबेटन को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने।
विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है अटल बिहारी वाजपेयी और ऑप्शन डी है प्रणब मुखर्जी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी का ऑप्शन है ए। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी का ऑप्शन है बी। भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है सतलुज नदी पर है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी का ऑप्शन है बी। और यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी जिसने नंद वंश के शासक घनानंद को हराया था? ऑप्शन ए अशोक है, ऑप्शन बी है बिंदुसार है, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन डी है बृहद्रथ। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी का ऑप्शन है सी। मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली भारत में, ऑप्शन बी है ढाका बांग्लादेश में, ऑप्शन सी है काठमांडू नेपाल में और ऑप्शन डी है कोलंबो श्रीलंका में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी का ऑप्शन है सी। यानी कि सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी के द्वारा, ऑप्शन बी है ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, ऑप्शन सी है व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी का ऑप्शन है बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी का ऑप्शन है बी। यानी कि जो ओजोन परत है वायुमंडल में कहाँ पर पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी का ऑप्शन है बी। और यहाँ पर ध्यान से देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या होता है? तो याद रखना ओजोन परत का मुख्य कार्य होता है पराबैंगनी किरणों को रोकना। और यदि आप ऐसे ही शानदार क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र
₹99 की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए CV रमन, ऑप्शन बी है अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी है अभिजीत बनर्जी और ऑप्शन डी है मदर टेरेसा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे अमर्त्य सेन। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कन्हारी की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप ट्रिपल स्टार जरूर लगा लेना क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो कन्हारी की गुफाएं हैं ये भारत के महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित हैं। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और यह प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मात्रा में वन क्षेत्र पाया जाता है? तो याद रखना भारत के मध्य प्रदेश राज्य के अंदर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? वन क्षेत्र पाया जाता है। यहीं से एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न और बनता है। प्रश्न पूछा जाता है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये भी कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। और इसी के साथ में पूछा जाता है कि एलोरा की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? तो एलोरा की गुफाएं मेरे भाई यानी कि अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।